स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, देखिए पुष्पा मूवी तो आ रहा है और साथ में एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए ला रहा है और वो कॉन्सेप्ट है रेड सैंडर्स का, जिसे हिंदी में कहते हैं लाल चंदन या रक्त चंदन। तो इस डिस्कशन में दोस्तों हम समझेंगे पहले रक्त चंदन के बारे में, रेड सैंडर्स के बारे में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में, उसके क्या थ्रेट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं रेड सैंडर्स को लेके, और फाइनली वे फॉरवर्ड यानी कि सामने का आगे का रास्ता क्या होना चाहिए जब हम लाल चंदन या रक्त चंदन के कंजर्वेशन की बात करते हैं भारत में। नमस्कार, मेरा नाम है भुवन झा। स्टडी IQ की तरफ से मैं हूं ज्योग्राफी ऑप्शनल का फैकल्टी और जनरल स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। चलिए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं दोस्तों, और सबसे पहले देखते हैं कि रेड सैंडर्स या लाल चंदन का डिस्ट्रीब्यूशन कहां है भारत में। तो आप देखेंगे कि आपके बुक्स बताएंगे कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ लिमिटेड रीजन इन द ईस्टर्न घाट्स। अब ईस्टर्न घाट्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो किन पर्टिकुलर हिल रेंजेस में हमें रेड सैंडर्स या लाल चंदन मिलेगा, ये एक प्रश्न उठता है। तो ये यहां पे 4 इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस हैं: शेषाचलम, वेलिगोंडा, लंकामला और पालाकोंडा। इन चारों में रेड सैंडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। आप देखेंगे नॉर्मली आंध्र प्रदेश के साथ हम इसको एसोसिएट करते हैं, उसके कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके साथ हम रेड सैंडर्स को एसोसिएट करते हैं, उन पे भी नजर डालेंगे। बट फिलहाल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन इन द ईस्टर्न घाट्स अलोंग दीज हिल रेंजेस। नेक्स्ट दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ स्लो ग्रोइंग ट्री और ये एक एंडेमिक स्पीशीज है, यानी कि ये भारत में मिलेगा और ये धीरे धीरे उगता है, स्लो ग्रोइंग ट्री है। सिमिलरली इट इज नोन टू एक्यूमुलेट हेवी मेटल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ध्यान रखिएगा, इस ट्री के अंदर इसके हार्डवुड में रेयर अर्थ एलिमेंट्स तक पाया जाता है। ऑब्वियसली उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा कि उसको आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, पर लोकेशन या पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स डेफिनेटली है रेड सैंडर्स में। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, इससे एक नेचुरल डाई प्रिपेयर होता है जिसका नाम है सैंटलिन। और सैंटलिन का यूज कहां होगा? फार्मा इंडस्ट्री में, फूड आर्टिकल्स में, लेदर में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टॉइड्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, जब हमने इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में समझ लिया, अब समझते हैं इसके इकोलॉजिकल रोल के बारे में, यानी कि इसके फंक्शनिंग के बारे में। तो आप देखेंगे इट इज द डोमिनेंट स्पीशीज इन इट्स हैबिटेट, यानी कि इसके फिजिकल लोकेशन में जो 4 हिल रेंजेस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पे ये मुख्यतः और प्रमुखता पाया जाता है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन इसी का है। इसका अर्थ क्या हुआ एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, कि अगर हम इसको यहां से काटने लगे, इस डोमिनेंट ट्री स्पीशीज को हमारे ईस्टर्न घाट से हम काटने लगे, डिफॉरेस्टेशन होने लगे, तो आप देखेंगे कि हमारा पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है। क्यों? बिकॉज इट इज द डोमिनेंट स्पीशीज इन द ईस्टर्न घाट्स इकोसिस्टम। सिमिलरली आप देखेंगे इट कंट्रीब्यूट्स टू द फॉरेस्ट ट्री कवर इन द ड्राई एरियाज। थोड़ा ड्राई एरिया होता है अलोंग माई ईस्टर्न घाट्स। बाय डिफॉल्ट हम लोग जानते हैं कि साउथ वेस्ट मॉनसून वेस्टर्न घाट्स को ज्यादा इंपैक्ट करता है। ईस्टर्न घाट्स की जब हम बात करते हैं, स्पेशली तमिलनाडु साइड, तो वो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से रेनफॉल रिसीव करता है, तो थोड़े ड्राई और सेमी एरिड एरियाज हैं। इसीलिए वहां पे उन एरियाज में लाल चंदन या रक्त चंदन ट्री कवर प्रोवाइड करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इनके रोल के बारे में, दे आर फायर हार्डी, यानी कि क्योंकि ये ड्राई और सेमी एरिड में एरियाज में रहते हैं, तो फॉरेस्ट फायर का थोड़ा थ्रेट ज्यादा रहता है। बट रक्त चंदन या रेड सैंडर्स इज नोन टू बी रेजिस्टेंट टू फॉरेस्ट फायर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि पूरा आग में जलेगा ही नहीं, पर काफी हद तक झेल जाएगा। करेक्ट। और आप देखते हैं इट इज रेजिस्टेंट टू ड्रॉट्स, यानी कि एक एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के साथ भी इसका सर्वाइवेबिलिटी हम इंश्योर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन और कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन जैसा मैंने आपको बताया, ईस्टर्न घाट्स, वहां पे ये नेटिव स्पीशीज है, एंडेमिक स्पीशीज है, और वैसे कल्टीवेशन इसके बाकी सब स्टेट्स में भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में कल्टीवेशन होगा, केरला में हो रहा है, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। यहां पे प्लांटेशंस हैं, पर नेचुरली एंडेमिक स्पीशीज के हिसाब से हम देखें
तो आंध्र प्रदेश में ये पाया जाता है। इसके पॉपुलेशन ट्रेंड के बारे में हम बात करेंगे तो डिक्रीजिंग पॉपुलेशन है। यहां तक कि गाइस हम लोग अभी जब डिस्कस करेंगे आगे बढ़ के कि इतना पॉपुलेशन इसका घट गया कि भारत को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। और रिसेंटली एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है कि भारत ने ऐसे स्टेप्स लिए कि अब वैश्विक स्तर पे भारत की वाहवाही हो रही है जब हम रेड सैंडर्स के कंजर्वेशन की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में। IUCN के अनुसार इट इज इंडेंजर्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसे शेड्यूल 4 में रखा गया है। एक इंपॉर्टेंट केस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्लासेस में, गोदावर्मन केस। गोदावर्मन केस 1996 के अंदर यह पिटीशन डाला गया था कि रेड सैंडर्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 6 में रखा जाए, पर वो हुआ नहीं। अब रिसेंटली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया गया है इन द ईयर 2022, जिसके अंदर हमारे नंबर ऑफ शेड्यूल्स घटा दिए गए हैं। आपको पता होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में हमारे टोटल 6 शेड्यूल्स थे, जो अब घट के आफ्टर द रीसेंट अमेंडमेंट हो गए हैं 4। उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के रीसेंट अमेंडमेंट के शेड्यूल के अंदर इसे शेड्यूल 4 में रखा गया है। और साइट्स के अनुसार ये एक अपेंडिक्स 2 का स्पीशीज है। साइट्स भी अपना कैटेगराइजेशन करता है। अब सवाल उठता है, जैसा मैंने आपको बताया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अभी अमेंड किया गया है, शेड्यूल्स के नंबर घटा दिए गए हैं, तो प्रश्न उठता है क्यों? क्योंकि नेशनल लेवल के पॉलिसी को मिरर करेगा। एक तरीके से हम अपने पॉलिसी को अलाइन करेंगे वैश्विक लेवल के पॉलिसी के साथ। तो वहां हम देखते हैं कि उस कारण से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल्स को घटाया गया टू बेटर अलाइन विद द साइट्स पॉलिसी। खैर, कमिंग बैक टू रेड सैंडर्स दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके मेजर थ्रेट्स के बारे में। इनको तो आप पहचानते होंगे। चलिए पहला थ्रेट देखते हैं। फर्स्ट थ्रेट इज ऑफ हैबिटेट लॉस एंड डेग्रेडेशन। अब क्योंकि ईस्टर्न घाट्स के जो 4 हिल रेंजेस हैं वहां पे आपको फार्मिंग का प्रेशर है, एंथ्रोपोलॉजिकल प्रेशर है। जैसे जैसे हमारे पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सिटीज एंड टाउन्स बढ़ रहे हैं, जिसके चलते आप जंगल काट रहे हो, जिसके चलते आपका फार्मिंग का एरियाज आपको चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एरियाज चाहिए। वो सारे के चलते आपका वो फॉरेस्ट का अब साइज कम होता जा रहा है। ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग इज ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम। और ऑब्वियसली क्योंकि एक ड्राई एरिया है, एरिड एरिया है, तो फॉरेस्ट फायर का भी थ्रेट जरूर रहता है। तो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, हैबिटेट लॉस एंड डेग्रेडेशन। हैबिटेट अर्थात फिजिकल लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दूसरा थ्रेट विच इज टू डू विथ इलीगल ट्रेड। अब क्योंकि ये रेड सैंडर्स का काफी यूज है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि सैंटलिन उसका एक डाई है। सिमिलरली हम देखते हैं कि रेड सैंडर्स को यूज किया जाता है इंडिया, चाइना और बाकी सारे फॉरेन कंट्रीज में फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। क्या है वो स्पेसिफिक पर्पसेस? फॉर एग्जांपल आप देखेंगे फर्नीचर बनाने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, यानी कि एक मार्केट का डिमांड है। और क्योंकि मार्केट का डिमांड है, सप्लाई इलीगल तरीके से की जाती है, जिसके चलते इन भाई साहब जैसे कैरेक्टर्स का उत्पत्ति होता है, जेनेसिस होता है। एंड thus we find that illegal trade of the red sanders remained a major problem. अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भारत को एक टाइम पे लाल चंदन या रक्त चंदन के कारण के चलते उसे इंटरनेशनल कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। चलिए समझते हैं उस कॉन्सेप्ट को। क्योंकि अब रेड सैंडर्स का इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, साल 2004 में अंडर द रिव्यू ऑफ रेड सैंडर्स साइट्स का रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड के अंदर इंडिया को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। क्यों? इसका अर्थ क्या था? साइट्स मतलब क्या होता है? बेसिकली आप इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोहिबिट करते हो, उसको रोकने के लिए कदम उठाते हो। अब क्योंकि हमारे यहां से ज्यादा स्मगलिंग हो रही थी, भारत सरकार कोई स्टेप्स नहीं ले पा रहे थे, जिसके चलते भारत को एक रिव्यू प्रोसेस के अंदर डाल दिया गया। उसके बाद भारत ने इंटेंसिव स्टेप्स लिए और आप देखते हैं कि 2004 के बाद बस लास्ट ईयर ही भारत को इस रिव्यू प्रोसेस से हटाया गया है, यानी कि अब आप उस कटघरे में नहीं खड़े हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं टू मेक श्योर कि आप रेड सैंडर्स को कंजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, प्रिजर्व कर सके। राइट? तो आप देखेंगे इट हैज नाउ बीन एग्जेम्प्टेड अलाउइंग फार्मर्स टू मेक लेजिटिमेट ट्रेड। जब तक आप इस रिव्यू मैकेनिज्म के अंदर थे, द रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। यानी कि 2004 से 2024 तक करीब करीब 20 साल तक रेड सैंडर्स का ऑफिशियल एक्सपोर्ट नहीं हो सकता था, इलीगल भले ही हो रहा हो।
पर अब क्योंकि आरएसटी से, रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड से भारत को हटा दिया गया है, तो अब हम लीगली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारे फार्मर्स को जो कल्टीवेशन कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, उनको एक इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है, लेजिटिमेट इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है। सिमिलरली आप देखेंगे इट हैज बीन क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड, जैसा मैंने आपको बताया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4, और इससे निकलता है सैंटलिन। थोड़ा सा जल्दी से साइट्स के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। द फुल फॉर्म ऑफ साइट्स आप लोग जानते होंगे, कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि हमारे जो इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो रहा है, कंट्री ए से कंट्री बी वो जा रहा है इलीगल तरीके से, उसको रोकने के लिए साइट्स डिजाइन किया गया है। ऐसा समझिए कि ये डायरेक्टली हमारा इलीगल ट्रेड नहीं रोकता है, इट बेसिकली एक्ट्स इनडायरेक्टली। कैसे? इट बेसिकली इनडायरेक्ट इंटरवेंशन करता है थ्रू क्लोजिंग ऑफ मार्केट फॉर पोचर्स। आपका डिमांड को ये तोड़ने की कोशिश करता है। जब डिमांड टूटेगा अपने आप सप्लाई भी कम हो जाएगा, अपने आप इलीगल ट्रेड कम हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन ऑफ रेड सैंडर्स कम हो जाएगा। करेक्ट दोस्तों, आप देखेंगे इंडिया हैड बिकम अ पार्टी टू दी साइट्स इन 1976, और क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की बात होती है तो इसमें काफी सारे पॉलिसीज लगते हैं। सबसे पहला ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगेगा 1972 का, उसके बाद हमारा एक्सिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो भी रहेगा, उसके बाद आपका कस्टम्स एक्ट, क्योंकि आप कस्टम्स की बात कर रहे हो, इट इज अबाउट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, इंटर कंट्री ट्रेड। राइट फ्रेंड्स, तो अब मामला उठता है, जब हमने सारे प्रॉब्लम्स देख लिया, सारा करंट अफेयर्स देख लिया, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहला हमें करना चाहिए दोस्तों, जैसा हम देखते हैं टीएन गोदावर्मन केस 1996, बड़ा ही क्रूशियल केस है, स्पेशली जब हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात करते हैं। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पेड़ को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाए, और यह कहा गया था 1996 में। 1996 से लेकर 2022 तक इस पे कोई एक्टिविटी नहीं हुई। जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया गया साल 2022 में, उसके बाद इसको इंक्लूड किया गया अंडर द शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2022। पहला तो ये था। दूसरा आप देखेंगे कि अब इस एरिया को, जो 4 हमने हिल रेंजेस देखे ईस्टर्न घाट्स का, इट इज नाउ टाइम कि अब हम इसको एक हाई कंजर्वेशन एरिया घोषित कर दें, यानी कि इसको एक हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दें हम। ऑब्वियसली क्योंकि एक नेटिव स्पीशीज है, एंडेमिक स्पीशीज है, काफी यूजफुल स्पीशीज है, जैसा मैंने बताया ड्रॉट में ये बच जाएगा, फॉरेस्ट फायर में ये बच जाएगा, इसके यूजेस भी हैं, तो आप एक हाई प्रोटेक्शन जोन बनाइए। थर्डली आप देखेंगे आपको डिमांड तोड़ना पड़ेगा, इंडियन डिमांड तोड़ने के लिए। चलिए इंटरनेशनल डिमांड के लिए तो साइट्स है, अब हमारे भारतवर्ष में इसका जो इलीगल यूज हो रहा है उसको कैसे तोड़ सकते हैं? थ्रू अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन। ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच चाहिए होगा, यानी कि आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एट द स्टेट लेवल, साथ में आपका यूनियन गवर्नमेंट, साथ में हमारे सारे एजेंसीज, उन सारों को एक तरीके से सिनर्जी के साथ काम करना है, और तभी जाके रेड सैंडर्स की कंजर्वेशन को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। आई होप ये डिस्कशन आपको यूजफुल लगा, काफी सारे फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग डिटेल्स के साथ आपके लिए हम प्रस्तुत किए हैं ये। प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। ध्यान रखिएगा साल 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन दैट मस्ट बी गॉन ऑफ थॉरली बाय एनी स्टूडेंट। चलिए बिफोर आई गो फॉरवर्ड, इस डिस्कशन के पूरा पीडीएफ आपके लिए अपलोडेड रहेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। रेड सैंडर्स से एसोसिएटेड और क्वेश्चंस, एमसीक्यूज भी आपके लिए प्लान्ड है। आपको बस स्कैन करना है ये टेलीग्राम चैनल का ये क्यूआर कोड, या सर्च करेंगे भुवन स्टडी IQ के नाम से, और आप ज्वाइन कर लेंगे मेरा टेलीग्राम चैनल। मान लीजिए आपको कोई डाउट होता है इन दिस डिस्कशन, या इस तरह के और कोई टॉपिक्स आप सीखना और समझना चाहते हैं, प्लीज डू कंसिडर गेटिंग इन टच विथ मी। या तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, या जुड़ेंगे सीधा मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम हैंडल पे, सॉरी, भुवन स्टडी IQ के नाम से, या फिर ये आप सर्च करेंगे, स्कैन करेंगे, डायरेक्टली आप वहां पहुंच जाएंगे। चलिए आगे जाने से पहले जल्दी से बतला दूं दोस्तों कि ज्योग्राफी ऑप्शनल, देखिए रेड सैंडर्स के बारे में हमने पढ़ा और हमने देखा कि कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या थ्रेट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं। तो आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल भी इसी तरीके से हम पढ़ाते हैं, जहां पे बेसिक से लेके एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स, इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल, ऑफ एवरी टॉपिक इज स्टडीड थॉरली। स्पेशली अगर आप साल 2025 के स्टूडेंट हैं, ये आखिरी बैच है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है बाय अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक।
Which is why, if you are preparing for UPSC 2025, this is the last opportunity to connect with the geography optional batch by me Bhuvan of Study IQ. और अगर आप 2026 के स्टूडेंट हैं, ये है हमारा पहला बैच फॉर यू, जहां पे आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे एंड टू एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। एक्टिव नोट मेकिंग इन द क्लास करते हैं हम, यानी कि यहां पे पीडीएफ के साथ आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, क्लास में नोट्स लिखाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब आप यूज करते हैं कोड BALIVE तो आपको दो चीजें फ्री मिलती हैं। पहला, एनसीईआरटीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, और दूसरा आपको टेस्ट सीरीज ऑफ ऑप्शनल। ध्यान रखिएगा, सिर्फ टेस्ट सीरीज आजकल मार्केट में लेने जाएंगे तो 15-20 हजार रुपए लग जाते हैं, पर स्टडी आईक्यू के ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ जब आप जुड़ते हैं तो टेस्ट सीरीज उसमें इंक्लूडेड है। तो एक पंथ दो काज, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स के लिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए आंसर राइटिंग सेशंस, डाउट रेजोल्यूशन सेशंस, एक पर्सनल अप्रोच। यहां पे वो मैटनी शो वाला क्लास नहीं चलता है कि 350 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं और हम किसी को ध्यान नहीं दे पाए। लिमिटेड नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, ताकि हम आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन दे सकें, ताकि आप सक्सेसफुल हो आपके ऑप्शनल के प्रिपरेशन में एंड यू गो हेड एंड स्कोर मोर देन 300 इन योर ऑप्शनल पेपर। सिमिलरली, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 के लिए जो प्रीलिम्स एग्जाम का क्रैश कोर्स है, उसका आज आखिरी दिन है साइन अप करने का। ध्यान रखिएगा कि हमारा 20 नवंबर को इसका साइन अप फिनिश हो रहा है, यानी कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स ऐसे भी एक बड़ा मेजर पेन पॉइंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। कितने सारे मेरिटोरियस कैंडिडेट्स जिनको एक्चुअली में मेंस लिखना चाहिए वो नहीं लिख पाते हैं क्योंकि वो प्रीलिम्स क्रॉस नहीं कर पाते। अपना वो प्रॉब्लम, उस बाधा को एड्रेस करने के लिए स्टडी आईक्यू के SIP प्लस प्रोग्राम को जरूर कंसिडर करिए। यहां पे आपको बेसिक्स, एडवांस्ड, स्टैटिक लेवल कॉन्सेप्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन सॉल्विंग, ये सारा कुछ इंक्लूडेड है। एंड टू एंड रिवीजन मॉड्यूल है आपका। तो वंस अगेन यू कैन कनेक्ट विद दिस। आपको यूज करना है कोड BALIVE, BA लाइव कोड आप यूज करेंगे स्टडी आईक्यू के पेमेंट पेज पे और आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। Once again friends, before I take your leave, geography optional batch plus SIP plus batch, अगर आप साइन अप कर रहे हैं प्लीज यूज द कोड BALIVE। आई होप ये डिस्कशन ऑन रेड सैंडर्स आपको यूजफुल लगा। Once again, please do consider leaving a like and a comment, और मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपको मेरे अगले प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।